ये बोली नेहा। अब ऐसा लग रहा है जैसे नेहा वापस एनर्जी ड्रिंक पी के आ गई है आजकल, है ना? कल पी होगी। खामोश क्या तुम शादी में थे? कल शिवरात्रि थी अच्छा कल तो महाशिवरात्रि थी, ठीक है। फर्स्ट अपील का क्या प्रोविजन बताया? सेक्शन 96 से 99A। सेकंड अपील 103। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, फिर हम देखें अपन आदेशों की अपील 104 से 106, फिर 107 और 108 को कवर किया उन्होंने। अन्य कार्रवाई होगी शायद या शक्तियां होगी उनकी, जनरल प्रोविजन है, ठीक है। और सेक्शन नंबर 109 से है सुप्रीम कोर्ट में अपील। देखो क्या क्या देखा था। फर्स्ट अपील जो होती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों पे हो रही है ना। लॉ के क्वेश्चन पे भी हो रही है और फैक्ट के क्वेश्चन पे भी हो रहा है। सेकंड अपील हमने देखा है कि केवल और केवल सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 109 सुप्रीम कोर्ट में अपील क्या कह रहा है? जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन होना चाहिए। और जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन क्या है वो अपन ने कल देखा, ठीक है। 109 में जो प्रोविजन है ये है ना सबऑर्डिनेट बताया है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दे रखे हैं उसके सबऑर्डिनेट होंगे। एक इंडिपेंडेंट कार्यवाही नहीं है, वो जो प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के दे रखे हैं उसके अधीन काम करेंगे। आदेशों की अपील क्या है? केवल और केवल उन्हीं आदेशों की अपील होगी जो सेक्शन नंबर 104 में दे रखे हैं और या फिर ऑर्डर नंबर 43। ऑर्डर नंबर 43 आदेश। आदेशों की अपील दो तरह से होती है। देखना कैसे। ये देखो, ये तो है कोई लोअर कोर्ट। ये लोअर कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या कर रहा है? सुनवाई कर रहा है, हियरिंग कर रही है। कौन सा है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार को इस्तेमाल करते हुए लोअर कोर्ट किसी मामले को सुनवाई कर रही है और इस लोअर कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया। ये आदेश, ऑर्डर। ये आदेश एक ऐसा आदेश है जो या तो सेक्शन नंबर 104 में बताए गए प्रावधान से संबंधित है और या फिर ऑर्डर नंबर 43 के संबंध में। इन्हीं आदेशों की अपील होगी, इसके अलावा किसी आदेश की अपील नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि लोअर कोर्ट ने अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन को यूज करते हुए इन आदेशों को दिया है, तो इन आदेशों की क्या हो सकती है? अपील हो सकती है। तो ये रही अपीलेंट कोर्ट, अपीलीय न्यायालय। इस अपीलीय कोर्ट में इनकी अपील कर दी अपन ने। क्या किसी अपील की सेकंड अपील हो सकती है? नहीं। आदेश की सेकंड अपील होगी नहीं, याद रखना। डिक्री और आदेशों की एक अपीलों में अंतर ये है। अच्छा, हर डिक्री की अपील होती है या किसी डिक्री को छोड़कर किसी डिक्री की अपील होती है? हर डिग्री का। अच्छा मेरे को ये बताओ, समझौते पर कोई डिक्री पारित होगी क्या उसकी? तो क्या हो गया कि कोड में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त या फिर अन्यथा उपबंधित के सिवाय हर डिक्री की अपील। और ये अन्यथा उपबंधित में कौन सी डिक्री है? पक्षकारों की सहमति से पारित। और भी ऐसा हो सकता है कि कोई लॉ ने ऐसा कुछ बता रखा है कि साहब ये वाली डिक्रियां 10,000 रुपए से कम के क्षेत्राधिकार वाली डिग्री की अपील नहीं, तो फिर हर डिग्री की अपील नहीं होगी। मतलब क्या कहेंगे कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय हर डिग्री की अपील होती है, मगर आदेशों की अपील केवल उन्हीं आदेशों की अपील होगी जिनका हवाला सेक्शन नंबर 104 और ऑर्डर नंबर 43 में कर रखा है। तो डिग्री की तो अपील होगी अन्यथा उपबंधित के सिवाय और हर डिग्री। डिग्री की याद रखना, प्रथम अपील और द्वितीय अपील, सेकंड अपील दोनों होगी। पर सेकंड अपील जो होगी वो केवल और केवल सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ विधि के सारभूत प्रश्न पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। जबकि आदेशों की जो अपील होती है ना वो केवल और केवल फर्स्ट अपील ही होगी, सेकंड अपील नहीं होती। पर हुआ क्या? इस लोअर कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया था
जो सेक्शन नंबर 104 से संबंधित था या ऑर्डर नंबर 43 से संबंधित था, इसकी अपन ने अपील कर दी, हो गया आदेश हो गया। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि लोअर कोर्ट ने कोई डिक्री पारित की, ये डिक्री, इस डिक्री की अपन अपील कर रहे हैं, ये अपील कर दी। अब मामला कौन से कोर्ट में पहुंचा? अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट में इस डिक्री के अपील को सुनने के समय क्या किया, एक ऐसा आदेश पारित किया जो सेक्शन नंबर 104 या ऑर्डर नंबर 43 से संबंध में था। मतलब अब ये जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, कब दिए जा रहे हैं? ऐसी सिविल कोर्ट जो कि अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? अपील क्षेत्राधिकार को इस्तेमाल कर रहा है। और प्रथम बार हुए अपील की गई थी डिक्री की, उस डिक्री के अपील का जब निपटारा चल रहा है उसमें एक ऐसा आदेश दिया जो इससे संबंधित है, क्या इसकी अपील होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये वाले आदेश तो हाँ, ये तो फर्स्ट एक अपील या न्यायालय के द्वारा किसी डिक्री की अपील का निपटारा किए जाते समय ऐसे आदेश जो कि इनमें दे रखे हैं, तो इनकी अपील होगी, याद रखना। अब इनकी भी अपील की जा सकती है, हालांकि सेकंड अपील, क्या ये सेकंड अपील है? ये क्या है? अपीलेट कोर्ट के द्वारा अपील का निपटारा किए जाते समय ऐसे आदेश जो ये है, उसकी भी अपील हो सकती है। चलो, सब्स्टेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ हम लोगों ने कल देख लिया, जनरल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ ये भी हम लोगों ने देख लिया। सीआर ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, इसमें होगा आदेशों की अपील के प्रावधान देख लिए। आदेश लोअर कोर्ट के द्वारा भी दिए जा सकते हैं और अपीलेट कोर्ट के द्वारा भी दिए जा सकते हैं। अपीलेट कोर्ट के द्वारा जब कौन से आदेश दिए जा रहे हैं, ये जो ऑर्डर सेक्शन नंबर 104 और ऑर्डर नंबर 43 से रिलेटेड है, पर आदेशों की कभी भी सेकंड अपील नहीं होगी। अच्छा, एक बात और बता दो, लोअर कोर्ट ने ये कोई आदेश दिया कि साहब या तो 104 से संबंधित या ऑर्डर 43 से संबंधित, ये अपीलेट कोर्ट है, इसकी अपील सुन रही आदेश में। तो अपीलेट कोर्ट जब किसी आदेश की अपील सुनेगी तो क्या आदेश पारित करेगी या डिक्री पारित करेगी? आदेश ही पारित करेगी। किसी आदेश की अपील को सुनते समय कोर्ट कोई आदेश ही पारित करेगी, है ना? क्या उन आदेशों की अपील हो सकेगी? नहीं, उनकी नहीं होगी। पर डिक्री की अपील की गई है जब कोई एक ऐसा आदेश किया गया है जिसमें इसके संबंध इनकी अपील हो सकती है। क्या समझा पाए मैं क्या कह रहा हूं? सभी के समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ सेक्शन 96 से लेकर कल अपन ने 96 पढ़ा था, हटाओ इसको। सेक्शन 96 में 4 बातें लिखी। एक तो लिखा अन्यथा उपबंधित के सिवा, दूसरा लिखा एक पक्षीय एक्स पार्टी, तीसरा लिखा सहमति से पारित, और चौथा लिखा यदि लघुवाद न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है तो 10,000 रुपए से ज्यादा की कीमत पर ही प्रथम अपील होगी। एक्स पार्टी में लिख रखा है अपील हो सकेगी। अच्छा, इस अपील हो सकेगी और इसमें लिखा अपील नहीं होगी। और यहाँ पर भी क्या शब्द लिख रखा है? अपील होगी नहीं होगी। इन दोनों में तो शेल शब्द लिख रखा है ना? और यहाँ पर शब्द लिखा है मैं। इसका क्या मतलब होता है? मैं का हो सकेगी, जरूरी नहीं है कि अपील का अपील हो। कई बार क्या होता है कि एक पक्षीय आदेश, दो कहानी होती है, याद रखना। एक पक्षीय आदेश भी हो सकता है और एक पक्षीय डिक्री भी हो सकती है। एक पक्षीय आदेश भी हो सकता है और एक पक्षीय डिक्री भी हो सकती है। एक्स पार्टी डिक्री भी होती है, एक्स पार्टी आदेश भी होता है। अब एक्स पार्टी डिक्री कैसे होता है? जैसे कि मान लो कि दो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हो गया है, क्या समझौता हो गया कि साहब ठीक है, आज के बाद तुम भी मेरे को छोड़ रहे हो, मैं भी तुमको छोड़ रहा हूँ। जैसे कि अपन मान रहे म्यूचुअल कंसेंट मुस्लिम में, हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में यदि इस तरह की बात होती है तो देखो, खुला मुबारक नहीं, मुबारक खुला और ये सारे के सारे प्रोविजन तो होंगे शरीयत अधिनियम के हिसाब से ना। एक मुस्लिम लॉ में एक अधिनियम दे रखा है, मुस्लिम विवाह से अधिक नहीं, मुस्लिम तलाक विवाह के अधिकारों से नहीं, विवाह विच्छेद के अधिकारों से महिला का संरक्षण अधिनियम 1987 है ना। क्या दे रखा है उसमें? सेक्शन नंबर 2 में ग्राउंड दे रखे हैं कि साहब कोई भी महिला अपने हस्बैंड से चाहे तो उसको क्या करवा सकती है, विवाह को डिसोल्व करवा सकती है ना। हालांकि क्या म्यूचुअल कंसेंट शब्द है? म्यूचुअल कंसेंट नहीं है,
पर हुआ क्या कि महिला और हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऑलरेडी समाज के हिसाब से ये बात हो चुकी है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग रहना है, वैसे भी तलाक हो गई। अब एक एप्लीकेशन मूव करेगी, चाहे अपन हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, नहीं हाँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, विवाह अधिकार से नहीं, विवाह संरक्षण नहीं, विवाह अधिनियम तो है 55, बाकी के जो तीनों अधिनियम है 56। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब आपसी सहमति से यदि तलाकनामा पेश करते हैं तो कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन पेश की जाएगी हिंदू मैरिज एक्ट में? 13B। कौन से सन में 13B संशोधन करके डाला गया? 1976 में, 1976। याद रखना ये चीजें कुछ हिंदू लोग की है वो पता होनी चाहिए। और उसमें म्यूचुअल कंसेंट में भी क्या कहते हैं हस्बैंड वाइफ कि हम लोग 1 साल से अलग रह रहे और हम लोगों को क्या चाहिए, विवाह की वो चाहिए, डिग्री चाहिए। सामने वाली आदमी चाहे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी डाल सकता है, पर इसमें कौन डालेगी? केवल और केवल, क्योंकि किसका संरक्षण है? महिलाओं का विवाह के अधिकारों से, तलाक के नाम पता नहीं मैं भूल रहा हूँ, महिला का विवाह के अधिकार से संरक्षण अधिनियम, ऐसा कुछ एक एक्ट का नाम है, 1987 या 1986 है। इसमें एप्लीकेशन हस्बैंड मूव नहीं करेगा, केवल और केवल महिला को ही दे रखा है तो महिला ही करेगी। क्या कहेगी कि सर हम इतने साल से अलग अलग रह रहे हैं और हम लोगों को क्या चाहिए, कोर्ट की तरफ से डिग्री चाहिए। कोर्ट ने समन भेजा हस्बैंड को कि साहब आप आओ, आपके खिलाफ इस तरह का हुआ है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऑलरेडी इस तरह की बात हो चुकी है कि हमारी शादी डिसॉल्व हो चुकी है, वो आदमी नहीं आए, 1 पेशी दे दी, 2 पेशी दे दी, जज साहब उसका इंतजार तो नहीं करेंगे। सिविल कोर्ट क्या कहता है, सुनने का मौका दिया जाना जरूरी है, सुनना जरूरी नहीं। अब वो नहीं आएंगे तो क्या पेश किया गया था, दावा, सिविल सूट ही था ये। तो कोर्ट क्या कर देगी, एक्स पार्टी ऑर्डर पारित कर देगी, नहीं एक्स पार्टी डिग्री पारित कर देगी। पहले एक्स पार्टी ऑर्डर की पारित कर देगी कि यदि हस्बैंड नहीं आता है तो हमें एक्स पार्टी डिग्री पारित करनी पड़ेगी, होगी डिग्री। इसी तरह से म्यूचुअल कंसेंट यदि हिंदू मैरिज एक्ट में हो जाती है 13B पे, सामने वाली पार्टी नहीं आ रही है तो क्या हो जाएगा, एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी डिसॉल्व ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 1 साल से वो अलग अलग रहते हैं। अमूमन क्या होता है कि महिलाएं, मतलब अपन हिंदू की बात करें 13B में कि साहब वास्तव में अलग होना ही है, तो फिर अब क्यों बाकी के दूसरे मुकदमे करें, हम भी राजी अलग अलग हो जाओ दोनों क्यों, इसलिए 13B का एप्लीकेशन लग जाता है। और 13B को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि साहब इसकी लीगल वैलिडिटी को चेक करते हुए हमें लगा कि ये वास्तव में सही सेक्शन है। यदि कोई आदमी गुलाब के फूल को चुने और उसमें कांटे ज्यादा आ जाए तो इससे ज्यादा बेहतर है कि उस फूल को अपने पास में रखे, फेंक दे। ये वाला स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। क्या केस का क्या नाम था, क्या कह रहे हैं? हाँ चलो ठीक है। तो ये क्या काम है, एक पक्षीय आदेश भी होता है और एक पक्षीय डिक्री भी होता है। और एक पक्षीय आदेश क्या होता है, कई बार एक पक्षकार जो कोर्ट में नहीं पहुंचा और कोर्ट ने उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, तो वो क्या करता है, उसी दावे को रीस्टोर करवाए जाने के लिए एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में और ये कहता है कि माननीय कोर्ट महोदय साहब, इस वजह से, इस कारण की वजह से मैं कोर्ट में मौजूद नहीं हो पाया, मैं चाहता हूं कि साहब आप मेरी एप्लीकेशन को वापस से कंसिडर करें। तो एक्स पार्टी ऑर्डर कौन से ऑर्डर में होता है, पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति, यही होता है। किस में होता है, ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 9 ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 8 में होता है। और रूल नंबर 9 में क्या होगा, फिर उसको रीस्टोर करवाए जाने के लिए आदेश होता है ना, ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9। तो एक पार्टी में क्या होता है कि अपील किया जाना जरूरी नहीं है, उसको सेटिस्फाइड करवाए जाने के लिए भी प्रावधान हो सकते हैं, इसलिए लिख रखा है अपील हो सकेगी। और सहमति से अपील नहीं होगी का मतलब खत्म है, अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। 96 हम लोगों ने देखा था। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 97। डिक्री की परिभाषा कौन बता सकता है, और कौन से सेक्शन में डिक्री की परिभाषा बता रखी है? 2 के 2 सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन नंबर 2 क्या कहती है डिक्री, बताओ कोई? प्रारूपिक अभिव्यक्ति, हाँ, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ कोर्ट, जो विवाद के विषय वस्तु के ऐसा कुछ था पर। हाँ प्रमिला, नलिनी, जो विवाद के विषय अंतिम रूप से विनिश्चय करती है किसी या सभी। भाई 5-6 एलिमेंट थे वो डाल लेते हैं। न्यायालय के द्वारा दी गई ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति जो किसी भी विवाद में विवाद के पक्षकारों का या पक्षकारों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का किसी भी विवाद या विवादित पर अंतिम उनके अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चित है।
क्या कहलाती है? डिक्री क्या हो सकती है? या तो और या अंतिम। डिक्री में ये शामिल है कौन कौन? 144 के तहत विनिर्धारित किए गए किसी प्रश्न का उदाहरण और नामंजूर किया जाना, 7-11 वाली बात है ना। और विधि के डिक्री में ये शामिल नहीं होंगे कौन? 47 वाला तो ही नहीं, हटाया हुआ है। व्यतिक्रम के लिए खारिज होने वाला आदेश, व्यतिक्रम के लिए खारिज। आदेशों की अपील होती है वो वाले। क्या लिख रखा है? हाजिर आदेशों की अपील मतलब लिख रखा है कि जिनकी अपील आदेशों की भांति होती है, तो वो तो ऑर्डर हो गया, डिक्री नहीं हुआ ना। ऐसे न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेशों की अपील की भांति होती है, वो तो क्या हो गए? ऑर्डर है, इस वजह से वो डिक्री नहीं है। हाँ, तो प्रारंभिक और अंतिम डिक्री क्या होती है? या तो डिक्री प्रारंभिक हो सकती है या डिक्री अंतिम हो सकती है, या अंशतः प्रारंभिक अंशतः अंतिम। प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिग्री। एक सवाल हुआ था कि साहब यही वो ऑर्डर है, यही वो सेक्शन है जिसमें बता रखा है कि ना प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री इसी में होता है। जीतू बताइए वो कौन कौन से ऑर्डर थे? ऑर्डर नंबर 20 पे आ जाओ एक तो, और एक आ जाओ ऑर्डर नंबर 34। जल्दी से बता दो रूल। 20 का 12, 20 का 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है ना। 17 खतरा है, उसको हटा देना है। 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऑर्डर नंबर 34 में 7। ऑर्डर नंबर 34 में एक दो चीजें बोले शायद। तो कुल मिला के ये कहा गया था कि यही वो डिक्रियां हैं जो प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है। बाकी की डिक्रियां क्या होती है? केवल और केवल अंतिम डिक्री होती है। अच्छा, कोर्ट क्यों प्रारंभिक डिक्री पारित करता है? कोर्ट क्यों अंतिम डिक्री पारित करता है? बताया था मैंने एक एग्जांपल आपको कि साहब 5 भाइयों में लड़ाई हुई इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कि साहब ये हमारे पिताजी छोड़ के गए, इसमें हम 5 भाइयों का अधिकार हिस्सा है। कोर्ट ने ये अभिव्यक्ति दे दी कि हाँ साहब आप 5 भाइयों का हिस्सा है और 1/5 आप लोगों को मिल जाएगी। पर कौन कौन से मिलेगी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। या फिर ऐसा कर लें कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी पार्टनरशिप में थी, पार्टनरशिप फर्म के तहत चल रही थी, 11 पार्टनर है, उस प्रॉपर्टी को डिसॉल्व करना है। कोर्ट ने ये एक्सप्रेशन दे दिया कि हाँ आप ही 11 आदमी हो जो इसके असल हकदार। तो ये क्या है? प्रीलिमिनरी डिक्री है। पर कौन सी संपत्ति के कौन हकदार है? अब इस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे मेन रोड यहां से बह रही है और या फिर एक मेन रोड यहां से भी बह रही है। पर अच्छा यहाँ की हटाओ, एक मेन रोड यहाँ बह रही है और एक भाई हिस्सा मांग रहा है कि सर ये वाला हिस्सा मेरा है, बाकी का मेरे को नहीं पता कहां से जाए, बाकी उनको हेलीकॉप्टर में उड़ के जाना चाहे तो चाहे, ठीक है। एक भाई तो कह रहा है सर मेरी ही जमीन रहेगी, मेरे को बस केवल तुम 5 फुट ही दे दो, तो भी मेरे को 5 फुट ही चाहिए, आगे ही जमीन मेरा, बाकी के भाइयों का मैं क्या करना चाहता हूँ? बर्बाद करना चाहता हूँ, रास्ता ही नहीं रहेगा, करेगा। तो क्या कोर्ट इस तरह का काम कर सकते हैं? मतलब फाइनल फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो कोर्ट ने क्या कहा था? आप भी हकदार हो, आप भी हकदार हो, आप भी हकदार हो। पर कौन आदमी किस प्रॉपर्टी का हकदार है? ये मकान क्या बना रखा है? 5 माले का बना रखा है, मान लो 5 बिल्डिंग। नीचे वाले भाई ने कहा कि सबसे नीचे वाली प्रॉपर्टी मेरी है, पर भारी प्रॉपर्टी में दूसरा आदमी पग नहीं रखना चाहिए, मैं टांगा तोड़ दूं। तो अब वो दूसरे वाले कैसे जाएंगे? बेचारे लिसन नहीं लगा के जाएंगे। और क्या होता है प्रॉपर्टी में? देखो डिस्प्यूट कैसे होता है। यहाँ पर क्या कर दिया? ट्यूबवेल का बेरा है पानी का, एक भाई कह रहा है कि साहब ये वाली प्रॉपर्टी मेरे को दो, बाकी सब तुम किसको ही दे दो, क्योंकि ट्यूबवेल किसके काम आ गए? उसी के काम आ गए। तो इसी तरह की डिस्प्यूट्स बीच में रहते हैं। जब कोर्ट के द्वारा उस प्रॉपर्टी को फाइनल विनिश्चय करवाया जाता है कि साहब कौन सा हिस्सा किसका है किसका नहीं है, जब वो ये एक्सप्रेशन दिया जा रहा है तो वो डिग्री कौन सी हो जाएगी? अंतिम डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे कि इस ऑर्डर में कौन सी डिग्रियों का हवाला दे रखा होगा, या तो कंपनी के संबंध में, या प्रॉपर्टी के विभाजन के संबंध में, या पार्टनरशिप के संबंध में, या किसी बिजनेस को चलाने के संबंध में कि साहब इससे पैसा जो आएगा वो कौन लेगा, कितना लेगा, इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो जब कभी किसी एक आदमी ने प्रारंभिक डिग्री पारित हो गई थी, उसकी अपील नहीं की, और आज क्या पारित किए 3 साल के बाद में, तो क्या वो प्रीलिमिनरी डिग्री को ऑब्जेक्शन कर सकता है आज? जब प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की है, ऐसी दशा में यदि वो अंतिम डिग्री को अपील करता है तो वो केवल और केवल अंतिम डिग्री को ही अपील करेगा, प्रारंभिक डिग्री के फैक्ट्स को वहां पर चैलेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? यदि उसको प्रारंभिक डिग्री को अपील करना था तो वही समय सीमा के अंदर कि साहब 1/5 नहीं, मैं 1/10
दो हिस्से करता है, बाकी के भाई सबके सब आधी प्रॉपर्टी करता है, वो अलग बात होगी। 97 क्या कहता है? प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में पारित होती है। जहां कोई आदमी प्रारंभिक डिग्री अपील नहीं कर रहा है, वहां वो सेकंड डिग्री में भी अपील के ऑब्जेक्शन को नहीं उठा पाएगा। क्लियर? खत्म। 97 98 एक मिनट पढ़ो जरा। 98 आता हूं मैं। क्या कह रहा है 98? कहाँ पढ़ा था अपन ने प्रावधान ये? जब दो या दो से अधिक जज साहब हैं और वो किसी बात पर असहमत है तो मामला किसको भेजा जाएगा? उसी न्यायालय के तीसरे जज साहब को। अब यदि उसने अपनी अभिव्यक्ति दे दी, मान लो नीचे ना 4 जज थे, 2 जज अलग बात कर रहे हैं, 2 जज अलग बात कर रहे हैं, ठीक है, बराबर रेशो आ गया। अब वो डिग्री का क्या होगा? या तो इसकी बात मानो या इसकी बात मानो, तो क्या होगा? ऐसी डिग्री 5वें जज साहब को भेजी जाएगी। वो अपनी जो भी बात कहता है, और यदि उन्होंने यस किया तो ये जो 2 यस कर रहे थे इन दोनों को शामिल कर देंगे, तो मतलब वो डिग्री 3 जज ने पारित कर दी, बहुमत से पारित होगी। सेम यही बात इसी में लिख रखी है कि यदि सम संख्या में होते हैं और ऐसी तरह से असहमत हो जाते हैं, तो ऐसी तरह से असहमत होने के बाद में तीसरे जज साहब को भेज दिया जाएगा, वो अपनी एक्सप्रेशन दे देते हैं, उसको शामिल हो जाएगा। सबसेक्शन नंबर 2 में लिख रखा होगा एक शब्द लेटर्स पेटेंट। लेटर्स पेटेंट 3 में 3 देखो क्या कह रहा है। लेटर्स पेटेंट क्या होता है? लेटर्स पेटेंट का मतलब क्या होता है? बस केवल ये बात समझ लो, क्या मतलब होता है लेटर्स पेटेंट का? ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे कोर्ट की स्थापना होती है, पुराने से डॉक्यूमेंट। हाँ, कुछ ठीक है। देखो, कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जिससे किसी चीज की स्थापना, कोर्ट की नहीं, किसी चीज की स्थापना, जैसे सबसे फर्स्ट ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आया था, क्या नाम था? हाँ, जो सबसे फर्स्ट ब्रिटिशर, सन 1600 की बात कर रहा हूँ, अजमेर में मैगजीन टॉमस रो, जेम्स टॉमस रो या फिर सर टॉमस रो, जेम्स नहीं था, सर टॉमस रो है ना। किन के दरबार में आए थे हिंदुस्तान पहले? उस समय किसका शासन चल रहा था? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर उस वक्त कहाँ बैठा था? अजमेर में। जो भी म्यूजियम बना हुआ है, ये जो क्या नाम है, वो एक चौराहा है ना, क्या कहते हैं उसको, जहाँ की कचौरियाँ और लस्सी वगैरह फेमस है अजमेर। कौन सी? नहीं, वो तो कचौरा हो गया। क्या प्याऊ चौराहा, पता नहीं ऐसा कुछ है, वहाँ की कचौरियाँ वगैरह बहुत फेमस है। दही की लस्सियाँ मिलती है सामने, माइंड ब्लोइंग दही की लस्सी, थोड़ी महंगी मिलती है। हाँ, अजमेर में भी जाओ तो यहाँ की कभी कचौरी या फिर दही की लस्सी मिलती। इसके पास में सामने सामने देखे ना, अपने एक म्यूजियम बना हुआ है। अब उस दुर्ग को, वो जो किला था ना, उस किले को क्या बना दिया? म्यूजियम बना दिया, पुरानी चीजें। ना। अच्छा, दुर्ग का मतलब तो पहाड़ी होगी, ये क्या है? महल है। उसी महल को क्या बना दिया? म्यूजियम बना दिया। इसको पहले मैगजीन महल के नाम से जाना जाता था, जहां पर ये जहांगीर वगैरह अपने हथियार वगैरह रखते थे, है ना। यहाँ पर आए थे सर टॉमस रो, जहांगीर का शासन था, तो उसने कहा कि हम ब्रिटिश हैं और इस तरह की कंपनी की स्थापना आपके यहाँ पर कर रहे हैं। तो सर टॉमस रो को जहांगीर ने क्या किया? लेटर्स पेटेंट इशू किया और ये कहा कि हम हमारी पावर बिजनेस करने की आपको देते हैं और आप यहाँ स्थापित कर सकते हो। तो लेटर्स पेटेंट का मतलब ये है कि ये किसी भी ऑथराइज आदमी के द्वारा अपनी पावर्स किसी दूसरे आदमी को देना और ये कहना कि आप ये काम यहाँ करने के लिए सक्षम हो। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी लीगल एंटिटी की स्थापना करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? लेटर्स पेटेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात कभी ना कभी पास्ट में रही होगी कि किसी लेटर्स पेटेंट के तहत ही कोर्ट की स्थापना हुई होगी, जाहिर सी बात है।
संविधान अधिनियम लागू होने से पहले भारत में 2 अधिनियम और एग्जिस्टेंस में थे। वो कौन कौन से? 1935 और 1909। भारतीय स्वतंत्रता और भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह कहाँ से बनी? वो 1935 की स्थापना से फेडरल कोर्ट को ही तो अपन सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, वही तो कोर्ट थी। तो कोई ना कोई लेटर्स पैटर्न था जिससे इन कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसीलिए कहा कि साहब, वैसे प्रमिला ने सही कर दिया था कि किसी डॉक्यूमेंट से किसी हाई कोर्ट की स्थापना हुई है, मतलब वो हाई कोर्ट की स्थापना होना भी एक लीगल एंटिटी की स्थापना है, उसी को लेटर्स पैटर्न करें। उसमें कोई बात लिखी हुई है उसका भी ऑब्जेक्शन नहीं करा कि किसी भी बात के होते हुए भी ये वाली कहानी प्रिवेल करेंगे। पर ये तो बस थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 2-4 चीजें डाली, पर ये कोई पढ़ने के लायक चीज नहीं थी, है ना। पर ये 2-3 बातें जो आप लोग याद रखेंगे। कौन आदमी आया था ब्रिटिश की तरफ से? सर टॉमस रो। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। चांद पर कौन गया था सबसे पहले? कितने आदमी थे टोटल? 3 आदमी थे टोटल, तो 3 आदमी थे। तो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, इसके आईएएस के इंटरव्यू में एक आदमी को सवाल कि ये तो हमें भी बताए, हमें उन 2 आदमियों के नाम बताओ जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ थे। तो जुआ खा रही है साहब कि कौन कौन थे? एल्विन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिव, ये उनके साथ के 2 आदमी और थे। तो ये तो कुछ तरह के ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को बाकी लोगों से अलग का मतलब अलग होने का एहसास दिलाते रहना चाहिए। ये क्वेश्चन इसीलिए था। जहांगीर, सर टॉमस रो, हाँ सर टॉमस रो और मैगजीन अजमेर का किला। अच्छा, तारागढ़ की दुर्ग पे एक रानी चढ़ गई थी किसी आदमी से लड़के। उस रानी का नाम क्या था? रूठी रानी। हाँ, वो रूठ गई थी इसलिए उसको रूठी रानी के नाम से। अच्छा, वो क्यों भागी थी? तानागढ़ में जाकर कुछ कर गई थी। रूठ रही थी। किससे रूठी हुई थी? उसका पति। कौन था उसका पति? हाँ, उसका पति था, मेड़ता का शासक था उस वक्त राजा मालदेव। मालदेव की शादी हुई थी। 2 बहुत खूबसूरत बहनें थी। जैसलमेर की या शायद बीकानेर की? जैसलमेर की। क्या क्या नाम था दोनों का? एक किताब आती है, भी आपको बताया, मूमल के नाम से, है ना। मूमल नाम था उनका। मूमल और सुमल 2 बहनें थी, ठीक है। तो रूठी रानी इसलिए रूठ गई कि राजा की शादी होने के बाद में भी रात भर इंतजार किया पर राजा आया ही नहीं। वो इतनी नाराज हो गई, तारागढ़ पे जाकर चली, फिर वो वापस आई नहीं, उतरी नहीं कभी नीचे, है ना। रूठी रानी के नाम से। राजस्थान का इतिहास बहुत प्यारा इतिहास है। और ये सुन लेना मेरी बात, ये नहीं नींद आने वाली बात नहीं है। ये जो राजा, क्या नाम बताया मैंने? मालदेव ने एक कोटा बनाया था जिसका नाम था माल कोटा। मेड़ता में बनाया था। मेड़ता का शासक को अपन मालदेव ही कहते हैं वैसे, पर मालदेव था जोधपुर के रावजोधा की औलादों में से था। ये मालदेव वही मालदेव है। कौन सा मालदेव? यही वाला। ये मालदेव वही मालदेव है जिससे संघर्ष में शेरशाह सूरी को ये एग्जाम्पल देना, ये डायलॉग देना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। कोटा क्या होता है सर? कोटा मतलब किला। माल कोटा, उसको माल कोट ही कहते हैं। कोट का मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, किला, किले का इसका मतलब किला। किसने कहा था? किससे लड़ी पे? मालदेव के 2 वो थे सेनापति, उनका क्या क्या नाम था? जेता और कुंभा। याद रखना, जेता और कुंभा इतने खतरनाक और बहादुर शासक थे कि यदि ये शेरशाह सूरी उनको मरवाने के लिए जाल साजिश षड्यंत्र नहीं रचता तो मालदेव हारता ही नहीं, बिल्कुल नहीं हारता। ऐसा खतरनाक षड्यंत्र रचा। अब वो भी तो मुगलों का शासक था, है ना। शेरशाह सूरी शायद मुगल नहीं था, मुगल नहीं था ना, शायद तुर्की या फिर यहाँ के शासक होगा, पता नहीं। चलो अपन लोग सीधी से में आ रहे हैं वापस। वो वहाँ पर कोई कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई डिग्रिया नहीं है, कोई आदेश नहीं है, प्रथम अपील नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। वहाँ पर वो मेरा कथन ही मेरा शासन है, बाहुबली वाली बात है। सेक्शन 96 98 भी हो गया। 99 और 99 नहीं। बहुत आसान सी बात करिए बच्चों, थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड लिख रखे हैं कि साहब जब तक की कोई डिग्री की गई है और उस डिग्री के किए जाने पर, मतलब उस डिग्री को अपील किए जाने पर
पूरा विनिश्चय पलट नहीं जाता या उलट नहीं जाता या अनियमितता उजागर नहीं होती है, तब तक किसी भी डिग्री को पलटा नहीं जाएगा। ऐसे नहीं कि साहब जैसा आप बैठे ही हैं कि लाओ डिग्री अभी पलटे कि साहब कई 5 लाख ऑर्डर दिए 8 लाख बिन दूं 5 लाख ऑर्डर, ऐसा नहीं। क्या होगा? सेक्शन नंबर 99 की हेडिंग पढ़ो जरा। कोई भी डिग्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिसमें गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो उल्टी जाएगी न ही रूपांतरित। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मेरिट और डीमेरिट पर, मेरिट और डीमेरिट पर या उसके जुरिडिक्शन पर, क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तभी उल्टी जाएगी। इसका मतलब ये यूं कहना चाह रहा है, यदि गुण और अवगुण का मतलब कि डिक्रीदार निर्णित ऋणी हो जाता और निर्णित ऋणी डिक्रीदार हो जाता यदि इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता, या फिर कोई ऐसा इरेगुलरिटी आई है जिसमें या तो किसी आदमी को सुनने का मौका नहीं मिला या फिर उस आदमी को अपीयर तो हो गया पर वो पेश नहीं कर पाया, तो और उस चीज को यदि एक्सेप्ट कर लिया जाता तो डिग्री में वास्तव में मूलभूत रूप से बदलाव हो जाता है, तब ही उसको चेंज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 99 में ये बात की, मतलब कोर्ट को कन्फाइन किया जा रहा है कि आप हर डिग्री को पलट नहीं दोगे, केवल उसी डिग्री को पलटोगे जिस डिग्री को पलटे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि डिग्री को पलटने से पहले आप याद रखना एक प्रोविजन है जिसको अपन कहते हैं रिव्यू, जिसको अपन क्या कहा? पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब है कि वास्तव में छोटे मोटे बदलाव ही है तो आप अपील नहीं कर दो भाई, नीचे सेम कोर्ट में जिस कोर्ट ने डिग्री पारित की है उस पर क्या कर सकते हैं? रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। क्या रिव्यू सीआरपीसी में एप्लीकेबल था? सेक्शन नंबर क्या लिख रखा है वहां पर? क्लेरिकल और मैथमेटिकल मिस्टेक है तब तो रिव्यू किया जाएगा, याद रखना, सेम कोर्ट में। और इसके अलावा जबकि सीपीसी में रिव्यू की पावर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया कि साहब एक ऐसा एविडेंस है जो पीछे बखारी में रखे हुए पिलंग के नीचे बक्सा सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट डाला था डिग्री पारित करने के बाद में मिला और वो एविडेंस प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो उसको रिव्यू में कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। ऑर्डर नंबर 46, ठीक है? तो आप रिव्यू कर सकते हैं, आप अपील मत करो। रिव्यू रेफरेंस है, सॉरी 47। तो मैं भी जुबैर के साथ में जुबैर देता हूं। 47 बोला, आपने 47 ही बोला था। एक्सट्रीमली सॉरी, 47। पर ये बच्चा पढ़ने लगा है, बहुत पढ़ने लगा, मतलब 2 महीने हुए, कम 2 महीने हुए, इसके वे ऑफ एक्सप्रेशन में भी कुछ चेंजेस आने लगे, आपने महसूस किया होगा। यदि अपन इसको किताब पढ़ा ले तब ये गाना नहीं गाएगा। चलो 99 में ये बात कह रहे, 99 की बात करके क्या करेंगे, उनको कन्फाइन किया जा रहा है कि आप हर किसी डिग्री को ऐसे चेंज नहीं करोगे। हाँ जुबैर 99 है। देखो सेक्शन नंबर 47 क्या था, हालांकि अभी अपन ने 47 पढ़ा नहीं है, अपन एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। 47 एक्चुअली कहता क्या है? सेक्शन नंबर 47 ये कह रहा है, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि सेक्शन नंबर 47 सेक्शन नंबर 36 से लेकर सेक्शन नंबर 74 तक के प्रोविजन के बीच आ रहा है और इस प्रोविजन का नाम क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि 47 भी किससे रिलेटेड होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अच्छा ऐसा कभी कोई फोन आता है और आप लोग रिकॉर्डिंग सुनते हो तो उसमें फोन पे की भी बात भी आती है? हाँ सर। नहीं मैंने देखा था कि आप भी भेजता हूँ, वो उसमें देखा था। देखा कैसे वो तो आवाज यानी आप अरे ये तो वीडियो में आएगी सर, ऑडियो का क्या? नहीं वीडियो में है। हाँ चलो सेक्शन नंबर 47 क्या कहता है भाई? डिग्रियों का निष्पादन हो रहा है। मैं तो वीडियो का सुनता। एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं? जुबैर बताओ, एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं? निष्पादन किसे कहते हैं? निष्पादन 21 ऑर्डर में मैं तो डिफाइन करने का कह रहा हूँ कि परिभाषित करो निष्पादन किसको कहा जाता है। हालांकि एग्जीक्यूशन की कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं दे रही। अंतिम रूप से वो डिग्री की है। कोई डिफाइन कर सकते हैं? कुछ भी डिग्री में दी गई औपचारिक अभिव्यक्ति को धरातल पर उतार, मतलब प्रवर्तन में लाने की प्रक्रिया। हालांकि आपने कहा धरातल पर उतारने, धरातल का मतलब उसको वास्तविक करना है ना,
अच्छा, केवल और केवल डिग्री नहीं होगी, कुछ भी याद रखना। क्या करोगे? आदेश और डिग्री में दी हुई न्यायालय की वो औपचारिक अभिव्यक्ति जो पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम रूप से विनिश्चय करती है, को प्रवर्तन में लाने की प्रक्रिया निष्पादन कहलाती है। चलो, तो 47 में क्या हो रहा था भाई? 47 ये कह रहा है कि साहब कोई भी डिग्री जो एग्जीक्यूट करवाई जा रही है कौन कौन से न्यायालय के द्वारा? एक तो कुछ भी, अरे जुबेर अब भूला मत करो, डिग्री किस किस के द्वारा एग्जीक्यूट करवाई जा रही है? या तो सेम कोर्ट के द्वारा या फिर जिस कोर्ट ट्रांसफर। अब इन दोनों को क्या इस डिग्री के पीछे जाने का अधिकार है क्या? पीछे का मतलब उसकी मेरिट और डीमेरिट पर जा सकते हैं। डिग्री पारित की थी, वही वो मैंने एक रोते हुए एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखे होंगे कैमरे पर, क्या नोटिस किया? अजमेर भेज दी और उसने क्या कहा, बाप जी हमारी गलती होगी हो, तो कोर्ट है ना उसकी बाप जी की बात अब नहीं मानेगा। अब वो क्या करेगा? केवल और केवल उस डिग्री को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज का मतलब उन्मोचित करने का मतलब कि साहब 4 लाख की डिग्री है, आप 4 लाख दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये बता दो मेरे को, ये तो हो गया उसको डिस्चार्ज करना। एनफोर्समेंट, प्रवर्तन में लाना, इसका मतलब कि आपके हाथ में ये जो मकान है, इस मकान का कब्जा इस आदमी को सौंपने के लिए बात कही है, आप मकान खाली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है? और या फिर उस डिग्री के संबंध में कोई भी बात है, उसी चीज को विनिश्चय किया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा, उसके अलावा किसी भी दूसरी बात को विनिश्चय नहीं किया जाएगा। एक दूसरा, यदि वो आदमी जो डिग्रीदार जो निर्णित ऋणी था और निर्णित ऋणी एक्सपायर हो चुका है, तो अब उसकी जगह किसके अगेंस्ट में उसको डिग्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इस प्रश्न को डिफाइन, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन सी कोर्ट के द्वारा करेंगे? जो एग्जीक्यूशन कर रही है उसी कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यही कहता है सेक्शन नंबर 47। और 47 में क्या किया? वाद के पक्षकार जो है ना, उस वाद के पक्षकार कौन कौन होंगे इसको बता रखा है कि साहब चाहे कोई वादी जिसका वाद खारिज हो गया या फिर कोई प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो गया, वो भी क्या है? सेक्शन नंबर 47 के तहत वाद के पक्षकार है। इसका मतलब ये है कि मान लो किसी आदमी का वाद खारिज हुआ या किसी आदमी के विरुद्ध वाद खारिज हुआ, वो भी डिग्री के एग्जीक्यूशन के समय कोई ऑब्जेक्शन लेकर आ रहा है, तो क्या वो पक्षकार है या नहीं है? वो पक्षकार है। और उन्हीं सारे सवालों को सुनने के लिए कौन कॉम्पिटेंट होगा? वही कोर्ट जो एग्जीक्यूट करवा रही है। क्या नया दावा लाया जाएगा? नया दावा बिल्कुल भी नहीं लाया जाएगा। एक, और डिग्री के पीछे नहीं जाया जाएगा। डिग्री जो वास्तविक है उस वास्तविक डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 ने क्या किया? पार्टीज जो पक्षकार होते हैं, बहुत सारे पक्षकार को कन्फाइन करके बता दिया कि ये भी पक्षकार है, ये भी पक्षकार है, ये भी पक्षकार है, और इन सब से संबंध में कोई भी क्वेश्चन है तो नया दावा नहीं लाया जाएगा। उसी कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करो और वही कोर्ट उसको डिसाइड करेंगे। ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं? वाद की बहुलता। वाद की बहुलता मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोका जा रहा है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने के लिए अपन ने पिछली बार भी 4-5 अलग अलग बातें लिखी थी। क्या क्या था? जोइंडर, मिस जोइंडर, पक्षकारों का जोइंडर, मिस जोइंडर, किसका? वादों का, कोज ऑफ एक्शन का, कोज ऑफ एक्शन का, रिप्रेजेंटेटिव सूट भी कहा था अपन ने उस पे। और क्या क्या बात हुई थी? सेक्शन नंबर 11 वो भी वाद की बहुलता को रोकने के लिए था। सेक्शन नंबर 11 का इलस्ट्रेशन नंबर 4 वो भी वाद की बहुलता को रोकने के लिए था कि कोई भी आदमी सारी की सारी जो अपनी डिमांड करेगा वो एक साथ करेगा, और कोई भी आदमी जो अपना डिफेंस लेगा वो एक साथ लेगा, अलग अलग से नए नहीं करेगा। तो सेक्शन 47 समझे। अब आगे चलते हैं। ये जो सेक्शन नंबर 47 के संबंध में ये बात सेक्शन नंबर 99A में इसलिए लिख रखी है। अच्छा ये देखो कि सेक्शन नंबर 99A भी है ना 1977 या 1976 में डाला गया, 1977 होगा शायद, 1977 है। और 1977 में ही सेक्शन नंबर 47 को जो सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन नंबर 2 में लिख रखा था कि 47 के तहत विनिश्चित किए गए प्रश्न भी डिग्री होंगे, उसको भी इसी में हटाया, 1977 में हटाया। तो अब जब डिग्री की परिभाषा में सेक्शन नंबर 47 के क्वेश्चन को डिटरमिनेशन करने के बाद नहीं रखा, तो फिर उसके ये जो इसकी द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उसके बारे में कोई ना कोई तो बात लिखनी पड़ेगी। डिग्री तो नहीं है मगर इसके आदेशों की जो अपील होगी, सेक्शन नंबर 99 इसको ही आगे कंसाइडर कर रहा है कि सेक्शन नंबर 47 के तहत किसी भी आवेदन को पारित या फिर किसी के आवेदन के निस्तारण में यदि कोई भी आदेश दिया गया है और उस आदेश की अपील होती है, हालांकि सेक्शन नंबर 47 का आदेश को अपीलेबल माना है, उसकी अपील होती है, तो कब तक चेंज नहीं किया जाएगा? जब तक कि
विनिश्चय और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। सेम ही बात जो सेक्शन नंबर 99 की लिखी वही सेक्शन नंबर 99A में लिखी। सेक्शन नंबर 99A 47 में पारित किए गए आदेश की बात करता है और सेक्शन नंबर 99 डिक्रियों की बात करता है। क्लियर है? चले आगे। कोई बच्चा नहीं अटक रहा है 99A में तो इसको एक बार पढ़ लो जरा, और यदि नहीं अटक रहा है तो फिर आगे चलो। 99 में डिग्री की अपील है, 99A में 47 के आदेश की अपील है। चले आगे। अब आगे साहब फर्स्ट अपील के प्रोविजन से निकल के सेकंड अपील पे। फर्स्ट अपील में एक तो है सेक्शन नंबर 96, बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट, जिसके 4 बातें याद रखनी। फर्स्ट, अन्यथा उपबंधित के सिवाय सभी की अपील होगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ 10,000 कौन से कोर्ट के द्वारा लागू आते हैं। फिर आगे 97 पे प्रारंभिक और अंतिम डिग्रियों की अपील। क्या लिख रखा है? अगर प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की है तो आप अंतिम डिग्री की अपील नहीं करें। देखो ऐसा नहीं लिख रखा है, प्रमिला ने बात ठीक ढंग से बोली है। ऐसा नहीं लिख रखा है कि यदि आपने किसी डिग्री प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की तो अंतिम डिग्री की अपील नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं। यदि आपने प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं पीरियड में नहीं की है, हाँ, तो आप अंतिम डिग्री के साथ में प्रारंभिक डिग्री अपील नहीं करें। और जब आप अंतिम डिग्री की अपील कर रहे हो तो उसमें डिग्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रारंभिक डिग्री में दिए गए किसी भी आदेश को चुनौती नहीं होगी। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब ये आपने फर्स्ट डिग्री को मान लिया। 97 98 हो गया और 99 की 2 खा गया। बच्चों ना याद रखने की कैपेसिटी थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा रीजनरेट करो। यदि खत्म होगी तो रीजनरेट करो, और यदि नहीं खत्म हुई तो फिर उसको और ज्यादा एक्सटेंड करो। जितना ज्यादा याद रख सकते हो फैक्ट्स उतना ज्यादा याद रखो। आरजेएस में सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली सी बात है, पर यदि कोई आदमी फैक्ट्स को याद रखता हुआ चलता है तो उसके लिए ठीक है। और फैक्ट्स को याद रखने का सबसे आसान तरीका, सेक्शन लिखा, सेक्शंस के पॉइंट लिख लो, आपके उस कागज में एक पर्ची बना के अपने पर्स में रख लो, आपकी नोट्स में रख लो, कहीं भी रख लो। जब भी कभी वो सीपीसी के प्रोविजन देखने क्या निकालना है, केवल पर्ची को निकालना और उसको उसको अपने रिव्यू करके बार बार से। यदि आप इन सेक्शंस को लेकर बैठे तो मेरा यकीन मानिए ये सेक्शन डराएंगे आपको। यदि आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं तैयार किया, समय आपने इसके लिए नहीं निकाला, तो कल ये आपके लिए समय निकालेगा फिर, और इनके द्वारा जब आपके लिए समय निकलेगा वो बहुत भयंकर होगा। तो जितना ज्यादा शॉर्ट फॉर्म हो सकती है बना के रखो। नेहा, कितने नोट्स तैयार हुए आपके सीपीसी में? मेरे को लग रहा है अभी आपने ड्राफ्ट किया नहीं है कुछ। किया है सर। अमूमन सारा सब कुछ जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। नलिनी, जैनब, पल्लवी, प्रमिला और बाकी सारे स्टूडेंट, एक बार फिर कह रहा हूं कि अभी तो ये आसान लगता है, बहुत आसान लग रहा है, पर आसान बना रहना कब होगा, ये कब मुमकिन होगा? जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जाकर लिख लोगे एक बार पढ़ने के बाद। हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो अपन चूक जाए और आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट बात है, तो उस बात को भी वहां मेंशन कर लो। बहुत आसान है। देखो 96 को 4 बातें लिखनी है। अब इतना सा काम आप अपने लिए नहीं कर पाओगे तो फिर आरजेएस के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। कोशिश करो बालक। और आप लोग यदि ऐसा समझ रहे हैं कि यार आलस आ जाता है और समय नहीं मिल पाता है, ऐसा समझ रहे, यदि कोई भी स्टूडेंट जो कहीं शादी वादी में बिजी है या फिर जिसकी किसी की तबीयत खराब है और वो अपना मन लगा नहीं पा रहा किताब में, तो उठाओ कागज पेन पकड़ो हाथ में, और वो जो चीज आपको किए जाने के लिए आपका शरीर मना कर रहा है उससे लड़कर उस चीज को लिखने की कोशिश करो। आपका शरीर आपको 100% मना करेगा, अरे यार क्या लिख रहा है, ये तो लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। जो चीज आपकी मन स्थिति आपको मना करे, मान लेना यदि आप उससे स्ट्रगल करके आगे निकल गए तो अब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं बचा सकता। और यदि आप उस मन स्थिति की दिशा में बह गए तो याद रखना अब आप सफलता से दूर जाते जा रहे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो कोशिश करो अपने मन में कहीं कहीं बात के विपरीत प्रयास करने की, तब तो ज्यादा बेटर है। डायलॉग है ना कि यार पानी की दिशा में तो सब बहते हैं, मतलब मरी हुई मछलियां तो पानी की दिशा में ही बह रही, जिंदा मछली वो है जो
पानी की विपरीत दिशा में बह रही। तो आपके मन में जो बात है उसको तोड़ो, उसके पुराने सिद्धांतों को और पुरानी जो रूढ़ियां जो आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपकी पढ़ाई के प्रति चली आ रही है, तो उनको तोड़ के खत्म करो, राइट डाउन करने की कोशिश करो। आगे आगे सेक्शन नंबर 100। सेकंड अपील कहाँ होगी? हाईकोर्ट में। कौन से क्वेश्चन पर होगी? सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। और क्या क्या बातें लिख रखी है 100 में? एक दो बातें हो रही हैं पर लंबा करने के लिए लिख रखी है, दो ही बातें जो इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ होगी? सेकंड अपील हाईकोर्ट में होगी और सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होगी। और देखो तो कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही, सबसेक्शन 3.3 भापड़ो। इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वर्णित विधि के उस साधारण प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रमिततः कथन किया जाएगा। क्या कह रहे हैं ये? स्पेशल रूप से उस क्वेश्चन को स्पेसिफाई किया जाएगा इसमें। जो नीचे वाली कोर्ट के द्वारा आदेश की अपील हो रही है, तो वो कोर्ट क्या करेगी? इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करके लिखेगी उसमें कि सर यही वो क्वेश्चन है जिसके आधार पर अपील, सेकंड अपील की जाएगी। मतलब लिखा जाएगा उसमें, ठीक है। हाँ, उसका मेमोरेंडम बनाया जाएगा, हवाला दिया जाएगा कि ये बोल रहा है, ठीक है। प्रारंभिक रूप से मतलब शुरुआत रूप से ऐसा किया जाएगा कि उस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा। खत्म 100। या और बातें लिखी हुई नाली में पढ़ो जरा, पूरा पढ़ो सर। भाई कोई इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है तो मेरे हिसाब से बस अब केवल फैक्ट से लिख रहे हैं, प्रक्रिया ही है। एक परंतु है बस। आप पढ़ो। पांचवे के बाद आता है 5 का पढ़ना, फिर परंतु। फिफ्थ, अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील सुनवाई में यह तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्लिखित नहीं है, परंतु देखो दावा जैसे सुना जाता है वैसे ही अपील सुनते हैं। भाई अपीलेंट ने अपील लगाई तो क्या जिस आदमी के अगेंस्ट में अपील लगी थी उसको सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? उसको ये तर्क देने का मौका कि साहब ये वाला क्वेश्चन ऑफ लॉस पे है या नहीं, दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रोविजो, परंतु इस तरह के किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विधि के किसी अन्य ऐसे साधारण प्रश्न पर जो न्यायालय द्वारा नहीं बनाया गया है, न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि उस मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है, न्याय के कारणों को लेखबद्ध करके अपील सुनने की शक्ति वापस लेती है या उसे न्यून करती है। क्या मतलब हुआ कि मान लो कोई क्वेश्चन नीचे वाली कोर्ट ने नहीं बनाया और ऊपर वाली कोर्ट के पास में मामला पहुंच गया और ऊपर वाली अपीलेंट कोर्ट को लग रहा है कि इसमें एक क्वेश्चन और है, तो अपीलेंट कोर्ट उस क्वेश्चन को और ड्राफ्ट कर सकते हैं कि साहब ये भी वो क्वेश्चन है जिसको बनाया जा सकता है। ये तो अपीलेंट कोर्ट की पावर होती है वैसे भी। सेक्शन 100 हो गया। तो सर जब मैंने सेक्शन 3 पढ़ा है हाँ। और आपने बोला वो सब सुनने का मौका, हाँ, तो वो नीचे वाली कोर्ट वो क्वेश्चन लिखेगी या वो हाई कोर्ट लिखेगी? एक मिनट, ये नीचे वाली कोर्ट के द्वारा अपील, एक मिनट वापस पढ़ो तो पढ़ मिला उसको। इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वर्णित विधि के उस साधारण प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रमिततः कथन किया जाएगा। वो जो आदमी ड्राफ्ट कर रहा है ना, मतलब जो आदमी अपील कर रहा है, अपीलेंट, उसी आदमी के द्वारा लिखी जाती है। जो आवेदक है, जो अपील कर रहा है, उसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा लिखी। जो मेरे एक सवाल पूछा, पूछ लो, बता दो रैंडमली, है ना, रैंडमली ऐसे ही। भरण पोषण की डिग्री के अलावा कोई अन्य डिग्री है और कोई आदमी सैलरी तहत है, सैलरी के अधीन काम कर रहा है, तो कितनी उसकी तनख्वाह होगी जिसको कुर्क कर लिया जाएगा? 7,000 को छोड़ के 3,000। तो आपके 7,000 और 3,000 क्यों लाए बाबू? 2.3 में छोड़ रहे हैं। प्रथम 2.3 2/3 2/3 ये 2/3 बोल रहा है।